ऑलराइट स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन शुरू करने वाले हैं सॉइल टेक्सचर और सैंड, सिल्ट और क्ले फ्रैक्शंस की कुछ बातें। तो आई होप आपको स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस सर। यस सर। ठीक है। कल जितना अपन ने किया था उसमें किसी को कोई डाउट? आई होप नहीं होगा। नो। आवाज क्लियर आ रही है सबको? यस सर। ठीक है। थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन रखना है गाइस, तो थोड़ा सा बात करते रहना, पूछते रहना, बात करते रहना, या मतलब आगे पीछे बोलते रहना। तो सबसे पहले, सर पिन कर लीजिए आप। मैं पिन नहीं हूँ एक्चुअली। पिन है तो सही। पिन तो नहीं हूँ। है तो सर। हाँ सर। हूँ या नहीं? है सर। आप पिन है सर क्लास में। ओके गाइस, देखो कल अपन ने कोर्स फ्रेगमेंट्स पढ़े थे। कोर्स फ्रेगमेंट्स की साइजेस पता है सबको? ग्रेवल की साइज बताओ, पेबल की साइज बताओ। ग्रेवल, पेबल, आगे कोबल, कोपल, स्टोन, बोल्डर। बोल्डर। बोल्डर कितने से ऊपर होता है? 600, ग्रेवल कितना होता है? 204, 204। 475, 450, John got 256. सही है ये? यस सर। ये अगर स्फेरिकल पार्टिकल है तो स्फेरिकल, या क्यूबिकल पार्टिकल है तो। अगर वो फ्लैट पार्टिकल होगा तो तो अलग। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले चैनल आएगा। फिर CFSB। फ्लैग स्टोन। बोल्डर। यही है इन सब का क्लासिफिकेशन। यस सर। आप लोगों ने प्रैक्टिस करी थी इसकी कि भाई मैं थोड़ा सा याद कर लूं, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको नेट में जरूर मिलेगा, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा इन सब से। कोर्स ग्रेवल, कोर्स में ग्रेवल, पेबल, कोबल, स्टोन, बोल्डर, या अगर फ्लैट पार्टिकल्स है तो कंफ्यूज नहीं होना। और ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को आसानी से देखेंगे, स्फेरिकल, क्यूबिकल है या फ्लैट है। फ्लैट है तो चेनर, फ्लैगस्टोन, स्टोन, बोल्डर, है ना? याद रखना है। तो अगर अपन नेमिंग करेंगे इन सब की, अगर नेमिंग करेंगे, अपने को नोमेनकल्चर करना है, तो उसका रोल क्या है कोर्स फ्रेगमेंट में? सोइल टेक्सचर में नेमिंग कैसे करेंगे? अगर वो कोर्स फ्रेगमेंट्स पूरी वॉल्यूम का 15% से कम है तो उसमें कोई नाम नहीं आएगा, सिर्फ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेम्स हैं वही रहेंगे, जैसे सेंडिलोम हो गया, हाँ या ना? यस सर। अगर वो वॉल्यूम का 15 to 35% है, तब उसमें जो डोमिनेंट कोर्स फ्रेगमेंट है उसका नाम मेंशन होगा। जैसे ग्रेवल है तो ग्रेवली होगा, पेबल है तो पेबल, कोबल, स्टोन, है ना? अगर 15 to 35% है तो जो डोमिनेंट कोर्स फ्रेगमेंट है उसका नाम आएगा। अगर 35 to 60% है तो उसमें वेरी ऐड हो जाएगा। जैसे ग्रेवल की जो कंपोजिशन है वो 35 से ज्यादा है, लेट से 50% है, तो वेरी ग्रेवली सैंडिलोम आ जाएगा। अगर 60% से ऊपर है तो वेरी की जगह एक्सट्रीमली आ जाएगा, मतलब एक्सट्रीमली ग्रेवली सैंडिलोम, हाँ या ना? याद है सबको? वेरी, एक्सट्रीमली, और उसका डोमिनेंट का नाम आएगा अगर 15 to 35 के बीच में, तो 35 to 60, 60 से ऊपर। क्लियर है? यस आपसे यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेरी किसके आगे ऐड होता है जब वॉल्यूम का कितना परसेंटेज होता है कोर्स फ्रेगमेंट? लेस देन 15, 15 to 35, 35 to 60, या 60 से ऊपर। क्लियर रहेगा सबको? सर। यस सर।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने कल बात करी थी सोइल एक 3 फेज सिस्टम है, बिल्कुल है। लिक्विड 25, गैस 25, सॉलिड 50, है ना। यस सर। एक्चुअली ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो, हम अलग अलग जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं सैंड, सिल्ट और क्ले का, उसमें डिफरेंस क्या है मेजरली कि सैंडी में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आपको दिख रही है एनिमेशन, सैंडी, सिल्ट, क्ले। Yes, sir. तो मेनली वाटर का बिहेवियर है वो सारी सोइल में डिफरेंट होगा। देखो सैंडी सोइल में आसानी से जा रहा है, सिल्ट में जा रहा है, फिर धीरे आ रहा है क्ले में, ग्रेन्युलर Yes, में sir. और अच्छे से जा रहा है, और प्लेटी में, देखो प्लेटी में जा नहीं रहा, बिकॉज प्लेटी क्या है, देखो प्लेटी में कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट है और उसमें वाटर ट्रांसमिशन या वाटर जो कंडक्टिविटी है वो प्रॉपर नहीं होगी, और इसीलिए अपन टेक्सचर टेक्सचर क्यों पढ़ते हैं, व्हाई टेक्सचर इज इम्पोर्टेंट, व्हाई टेक्सचरल क्लासिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट, एनीवन? क्योंकि सर इसी भी आप पांच स्टडी पॉइंट बनेंगे। बताने 5 पॉइंट बताने हैं, समझो एआरएस में क्वेश्चन आया, व्हाई डू वी स्टडी सॉइल टेक्सचर, तो क्या बोलोगे? एमएससी दे दिए तो एआरएस का पेपर भी दोगे ही अब तो, है ना, देना है Sir, to सबको। know the relative proportion of soil separates. ओके, टू नो रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल सेपरेट्स, ठीक है, उससे क्या होगा? तो सॉइल एनालिसिस की स्टडी करने में हेल्प मिलेगी। सॉइल एनालिसिस की स्टडी करने में, हेल्प या मैं मिलेगी लिख सकता हूँ टू नो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, यस सर। या Yes, sir. बिहेवियर ऑफ सॉइल, हाँ या ना? यस उसके अलावा उसके अलावा सर सीईसी देख सकते हैं, डब्ल्यूएचसी उसका जो भी है, क्या क्या मिनरल्स है उसके अंदर। प्रॉपर्टीज आ गई, आ गई प्रॉपर्टीज। सर लैंड यूज कैपेबिलिटी देख सकते हैं सर। क्या? लैंड यूज कैपेबिलिटी एंड सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। एग्जैक्टली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिसेस एंड लैंड यूज कैपेबिलिटी। लैंड यूज कैपेबिलिटी, वेरी गुड। और सोचो, थोड़ा और सोचो। शिवानी आप बताओ। टू क्लासिफाई सॉइल, मतलब पर्टिकुलरली एरिया वाइज या फिर रीजन वाइज। एग्जैक्टली, टू नो द पोटेंशियल एंड लिमिटेशन ऑफ द सॉइल, यस और नो? अब देखो पोटेंशियल कैसे है, अगर सैंडी सॉइल है तो उसका अलग पोटेंशियल है, और सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो टू मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। अगर सैंडी सॉइल है तो अपने को कुछ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करनी होगी, और कुछ क्ले है तो डिफरेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करनी होगी अकॉर्डिंग टू अपनी डिजायर्ड क्रॉप, है ना। एक सेकंड गाइस, पानी पी लेता हूं आज। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सैंड फ्रैक्शन, सैंड फ्रैक्शन को अपन नेकेड आई से देख सकते हैं, ग्रीटी, अगर अपन उसको फील करते हैं तो ग्रीटी सा फील होता है, मतलब अगर आप उसको दो फिंगर्स के बीच में लोगे, थंब और फिंगर्स के बीच में लोगे, तो थोड़ा ग्रीटी सा या बड़ा ऐसा फील होगा, है ना। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ सॉइल सेपरेट्स सैंड फ्रैक्शंस है, कोई डाउट? ग्रीटी फील होता है, स्फेरिकल शेप है, लोअर स्पेसिफिक सरफेस एरिया बिकॉज साइज इज हाई, साइज और स्पेसिफिक सरफेस एरिया का इनवर्स रिलेशनशिप है हमेशा। किसी को कोई कंफ्यूजन है स्पेसिफिक सरफेस एरिया और साइज में? नो आईसीआर पीजी स्टूडेंट्स? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, No. स्पेसिफिक सरफेस एरिया सैंड का होता कितना है? 0.0011 मीटर स्क्वायर पर ग्राम। हाँ जी, बोलो। किसी ने कुछ कहा था क्या? नो सर। ऑलराइट, फिर है वेल ड्रेन्ड, वेल एरिएटेड, दस प्रोन टू ड्रॉट। वेल ड्रेन्ड कंडीशंस हैं, वेल एरिएटेड कंडीशंस हैं,
लेकिन इसीलिए वो ड्रॉट से प्रोन भी है, बिकॉज इसमें मैक्रोपोर्स ज्यादा है। मैक्रोपोर्स की साइज क्या बताई थी कल मैंने? 0.06 more than More than 0.06 mm. मोर देन 0.06 mm। अब इसकी वजह से होगा क्या? वाटर रिटेन नहीं करेगा, हाँ या ना? water Yes. conducting. Yes, sir. Easy to cultivate, coarse textured, energy required for tillage is very much less. That is why it is known as light soil. अपन ने कल अर्ली सॉइल लेट सॉइल की बात करी थी, लेकिन लाइट सॉइल और हैवी सॉइल क्या होती है? Based on easy सर जिसमें प्लॉविंग करना सिंपली होता है, इजीली होता है, उसको लाइट सॉइल बोलते हैं। जिसमें डिफिकल्ट होता है उसे हैवी सॉइल बोलते हैं। अब किस में इजी होता है, किस में हार्ड होता है? सर ब्लैक सॉइल में सर इजी होता है, जिसमें क्ले के हार्ड हाई होता है, जिसमें क्ले के पार्टिकल ज्यादा पाए जाते हैं। और जिसमें सैंड में कोर्स easy हाँ। उसमें कोर्स सॉइल होती है उसमें इजी होता है। राइट, इजी टू कल्टीवेट, एग्जैक्टली भाई, इजी टू कल्टीवेट और डिफिकल्ट टू कल्टीवेट। अभी डिफिकल्ट टू कल्टीवेट क्यों होती है क्ले सॉइल? ये अपन क्ले पे वाले में बात करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। स्फेरिकल एंड इरेगुलर शेप होता है, नॉन कोहेसिव होता है, मतलब एक कोहेजन और एडेजन सिंपल टर्म्स है, बट आपको नेट में भी इसके क्वेश्चंस मिल जाते हैं। कोहेजन का मतलब two दो, common Sir, particles. attraction between दो similar particles. particles. between similar एग्जैक्टली particles. एग्जैक्टली, देखो नाम से समझ में आ रहा है, को मतलब कोऑपरेट करना, या आप कंपनी की बात कर लो, तो जो सिमिलर पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कोई म्यूचुअल अट्रैक्शन है, दैट इज नोन एज कोहेजन। मतलब सैंड का कोई अट्रैक्शन है ना, और तो दैट इज नोन एज कोहेजन। एडेजन क्या है? सैंड और वाटर के बीच में कोई अट्रैक्शन है, मतलब अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट कंपोनेंट्स, दैट इज नोन एज एडेजन। आपने वो फेविकोल वाली ऐड देखी होगी ना, एडेजिव लिखा होता है उस पे, हाँ या ना? Yes, sir. रुको, अपन थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पे जाते हैं। फेविकॉल ऐड दिख रही है स्क्रीन आपको? yes, sir. फेविकॉल लगाओ, फेविकॉल लगाए हो, काम हो गई हो। ये देखो, ये एडेजिव लिखा है यहाँ, हाँ या ना गाइस? Yes, sir. यस सर, यस सर। अब ये एडेजिव क्या होता है Yes, कि ये sir. जो कंपोनेंट है, ये जो फेविकॉल का लिक्विड है और जो वुड है, वो दोनों डिफरेंट कंपोनेंट एक दूसरे में बिल्कुल कंप्लीटली, मतलब ये डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ सकता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एडेसिव। और ये सोइल में जो सैंडी फ्रैक्शन है उसमें नो कोहेसिव बिल्कुल नहीं होता है। तो याद रखना है, एडेजन और कोहेजन का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आएगा। मतलब सिंपल है, आपको शायद पहले भी पता होगा, बहुत इजी था, लेकिन जनरली क्वेश्चंस बन जाते हैं और यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूज करके क्वेश्चन बनते हैं। तो उसी टाइप से मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा क्विज में। नॉन स्टिकी, नॉन प्लास्टिक। अब नॉन प्लास्टिक का क्या मतलब है? क्या उसमें कोई अपन जो प्लास्टिक बैग वगैरह है उसकी बात कर रहा है कोई, कि प्लास्टिक बैग वगैरह कुछ डाला हुआ है? क्ले की मात्रा 15% से कम हो, इसलिए प्लास्टिक। प्लास्टिक होता क्या है? सर जिसमें मोल्ड What is मोल्ड plastic? मोल्ड करने के बाद की सॉइल की। चिपकना सर आपस में। नहीं हाँ जी, सर पार्टिकल्स आपस में चिपकना सर प्लास्टिक जो डिफॉर्म एग्जैक्टली। डिफॉर्म होने के बाद वो रिगेन ना कर पाए। वो रिगेन ना कर पाए, दैट इज प्लास्टिसिटी। Sir, सॉइल के formed in मोल्ड ribbon करने के बाद shapes. की। राइट, capacity of a soil to mold in different shapes is known as plasticity है। एक सेकेंड, चलो मैं उसमें, चलो आ ही गए तो प्लास्टिसिटी दिख रहा है कहीं? नहीं, नो। ये देखो, एबल टू फॉर्म रिबन, नॉट एबल टू फॉर्म रिबन। ये देखो, इसके साथ अगर अपन सोइल को थोड़ा सा ऐसे करेंगे
तो अगर ये रिबन फॉर्म कर रही है हल्का सा, दैट इज नोन एज प्लास्टिसिटी, हाँ या ना? और ये क्यों होती है? बिकॉज ऑफ हाई क्ले कंटेंट, ये और नो? अब यहाँ से क्वेश्चन sir. पूछा जाता है कि क्ले कंटेंट कितना होना चाहिए टू शो प्लास्टिसिटी, तो वो दैट इज मोर देन 15%. 15%। अब बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, यहाँ एक वर्ड और आता है पडलिंग। पडलिंग में कितना क्ले परसेंटेज होना चाहिए? 20। 20%, हाँ या ना? पडलिंग की डेप्थ याद रखना है 5 सेंटीमीटर। तो ये दो तीन चीजें यहाँ से पूछी जाती है, ठीक है। अपन आगे बात कर रहे थे सैंडी सॉइल के बारे में। एस्टिमेटेड बाय सीव्स, नो केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, न्यूट्रिएंट, दैट इज वाई इसको स्केलेटन बोलते हैं, है ना? मतलब बहुत लेस उसकी आयन एक्सचेंज फिनोमिना होता है। सैंड में क्वार्ट्ज डोमिनेंट मिनरल फ्रैक्शन होता है। सैंडी सॉइल, अगर आपको टेक्सचुअल में सैंडी सॉइल बोलना है तो मोर देन 70% सैंड होनी चाहिए, लेस देन 15% क्ले होना चाहिए, विजिबल बाय नेकेड आई, है ना? फिर सिल्ट फ्रैक्शन, नेग्लिजिबल प्लास्टिसिटी, कोहेजन, स्वेलिंग, श्रिंकिंग, एडसॉर्प्टिव कैपेसिटी, ये सिल्ट फ्रैक्शन है अपना। डिटर्मिनेशन बाय सेडिमेंटेशन मेथड, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। सैंड अपन ने क्या बोला था? डिटर्मिनेशन बाय सीविंग मेथड। सिल्ट डिटर्मिनेशन बाय सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन मेथड क्या होता है अभी अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मीडियम स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है। सैंडी का 0.0011 मीटर स्क्वायर पर ग्राम था, सिल्ट का 1.1 मीटर स्क्वायर पर ग्राम होगा। लो केमिकल एक्टिविटी एंड सीसी, विजिबल बाय नॉर्मल माइक्रोस्कोप, इजीली ब्लोन बाय विंड। अब देखो, यहाँ से सिल्ट का मेनली ये क्वेश्चन आता है, हमेशा जब आप इरोजन पढ़ोगे तो इरोजन में जो सैंड फ्रैक्शन है वो थोड़ा सा रेजिस्टेंट होता है बिकॉज ऑफ हायर साइज। तो हायर साइज के लिए हायर एनर्जी लगानी पड़ेगी टू लोड दैट पर्टिकुलर दैट मिनरल या पर्टिकुलर सैंड फ्रैक्शन। और जो क्ले है, क्ले को भी आप इरोड आसानी से नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ देयर कोहेसिव पावर या एडेसिव पावर भी ज्यादा होती है। वो पानी के साथ ऐसा एक मतलब हार्ड कॉम्प्लेक्स बना लेगा कि उसको इरोड करना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे ससेप्टिबल का मतलब आसानी से हो जाएंगे। हाँ, आसानी से कोई चीज अगर हो जाना मीन्स यू आर ससेप्टिबल टू डिजीज, मतलब बहुत आप आसानी से आपको डिजीज हो सकती है। मीन्स सिल्ट जो फ्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा ससेप्टिबल होता है इरोजन का। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज मोस्ट ससेप्टिबल टू इरोजन, तो सिल्ट आएगा। इसमें सब कुछ बेसिक है, मतलब सब कुछ सैंड और क्ले के बीच का है। सबसे इंपॉर्टेंट है क्ले। क्ले का प्लेटी और स्फेरिकल शेप होता है, श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग कैपेसिटी होती है। ये क्वेश्चन आया था एसआरएफ 2023 में। विच ऑफ द फॉलोइंग, उसमें शायद वर्टिसोल पूछा था। ये क्ले फ्रैक्शन हाँ में सर, वर्टिसोल। वर्टिसोल पूछा था जितना मेरे को याद है कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सटेंसिबिलिटी कोल वैल्यू इज शोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल ऑर्डर। उसमें अलग अलग सोइल ऑर्डर दिए थे। वर्टिसोल, वर्टिसोल में क्यों? बिकॉज इसमें हाई क्ले कंटेंट होता है। ये अपन पढ़ेंगे। कोल क्या होता है? हाई स्पेसिफिक सरफेस एरिया 11 to 1100 मीटर स्क्वायर पर ग्राम, 10,000 टाइम्स मोर स्पेसिफिक सरफेस एरिया देन सैंड, 10,000 गुना ज्यादा स्पेसिफिक सरफेस एरिया। कोलोइडल फ्रैक्शन होता है, प्लेट लाइक और निडल लाइक शेप होता है। एक्टिव, एक्टिव को क्या अपन बोलेंगे? क्ले बोलेंगे। अरे मेरे Flash. भाई, अच्छा, वो प्लेस होती become plastic and sticky when wet, tight and cohesive when dry। अगर वेट होगा तो उसको प्लास्टिक हो जाएगा या स्टिकी बन जाएगा, लेकिन अगर ड्राई होगा तो कोहेसिव। अगर आप एक सैंड का फ्रैक्शन लेते हो और एक क्ले का फ्रैक्शन लेते हो, इधर ऋषि खड़ा है, ये ऋषि है, और इधर रंजीत जा रहा है, तो अगर सैंड का फ्रैक्शन ये फेंक के मारेगा या अगर क्ले का फ्रैक्शन ये फेंक के मारेगा, ज्यादा किसकी लगेगी? क्ले की, क्ले की। क्यों? क्योंकि सर कोहेसिव एडहेसिव पावर ज्यादा है ना इसकी। मीन्स वो ज्यादा कॉम्पैक्ट है, ज्यादा उसकी एडेसिव और कोहेसिव पावर, मतलब वो ज्यादा टाइटली एक दूसरे में कॉम्पैक्ट है। तो वो एक बॉल शेप में बन जाएगा और रंजीत को काफी जोर से इम्पैक्ट पड़ेगा। रंजीत, हाँ या ना? हाँ सर। ट्राई करें। नहीं सर, ऋषि। सर पूछ रहे हैं। ओके, ठीक है। heavy soils, heavy soil, it is why because it is difficult to cultivate. It is a previous year question of ASRB net. Resist wind erosion and aggregated clays also resist water erosion.
विंड और वाटर दोनों इरोजन को रेजिस्ट करता है बिकॉज ऑफ दिस पावर, बिकॉज ऑफ एडेशन एंड कोहेजन। अब क्या आप क्ले को आंखों से देख सकते हो? नो सर। नो सर। क्या आप नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देख सकते हो? नो सर। नहीं, No, sir. एग्जैक्टली उसको आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से Electron देखोगे। microscope. ये क्वेश्चन आया था और शायद मैंने गलत किया था बिकॉज बहुत इजी क्वेश्चन था। बट होता क्या है जनरली कि आप ऐसे क्वेश्चंस प्रेडिक्ट नहीं करते हो, मतलब वो ऐसा क्वेश्चन था शायद। लेट मी फ्रेम दैट। विच ऑफ द फॉलोइंग soil separates is not seen by normal microscope, not seen by normal microscope। तो नॉर्मल माइक्रोस्कोप से कौन सा नहीं देख सकते? तो वो क्ले फ्रैक्शन है, हाँ या ना? अगर आपको डायरेक्टली पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज सीन बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्ले। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज नॉर्मली सीन बाय नेकेड आई, तो आप बोलोगे सैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग क्ले सोइल सेपरेट्स इज सीन बाय नॉर्मल माइक्रोस्कोप, तो आप बोलोगे सिल्ट। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल सेपरेट्स इज नॉट सीन बाय नॉर्मल माइक्रोस्कोप, तो आप नॉर्मल माइक्रोस्कोप करके सिल्ट नहीं करना है, क्ले करना है। तो मॉक टेस्ट में ऑर्डिनरी आप माइक्रोस्कोप है ना? हाँ जी, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप होता है सेल के लिए। हाँ जी, हाँ जी। ये एक्चुअली फोटो थी ऑलरेडी। तो हमने क्ले पढ़ा, सिल्ट पढ़ा और सैंड पढ़ा। इनमें मेजरली फर्क क्या है? ये जो आपको दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है? कि जब भी वाटर इनफिल्ट्रेशन होगा तो सैंड में बहुत ज्यादा होगा, सिल्ट में कंपैरेटिवली लेस होगा और क्ले में और कम होगा। इसका रीजन क्या है? आईसीआर पीजी स्टूडेंट्स, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? सर पार्टिकल साइज सर पास गैप पास बहुत होने की ज्यादा वजह होता से। है सैंड में। नहीं, और एक वर्ड सुनना चाह रहा हूं मैं। पोर इस स्पेस, पोर Sir, साइज हो रहा है। cohesion property. ना 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 ना, Sir, Pore macropores. size. एग्जैक्टली दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ मैक्रो और माइक्रोपोर्स। अब चलो मैक्रोपोर्स का दूसरा नाम बताओ। बायोपोर। नॉन कैपिलरी, Non. नॉन कैपिलरी पोर्स। और Water retention pore. वाटर कंडक्टिंग पोर। वाटर वाटर कंडक्टिंग। कंडक्टिंग पोर्स, वेरी गुड। और माइक्रोपोर्स को कैपिलरी और वाटर रिटेनिंग पोर्स बोलेंगे, है ना। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की, सोइल टेक्सचर। The group of different size ranges of mineral particles of soil separates primary particles or traction fractions is known as soil texture. Prominent size range of mineral particles। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं सोइल टेक्सचर की डेफिनेशन क्या है, तो आप बोलोगे सर रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, हाँ या ना। लेकिन एएसआरबी ने 2023 में एक क्वेश्चन आया था, जिन्होंने दिया था उनको याद होगा रंजीत, कि विच चार चीजें दी हुई थी, स्ट्रक्चर, टेक्सचर, दो तीन और ये पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सचर, स्ट्रक्चर, क्लास, मैं लिख लेता हूँ, स्ट्रक्चर, टेक्सचर, क्लास और एक शायद और कोई चीज थी। उसमें ये पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज साइज रेंजेस ऑफ मिनरल पार्टिकल्स। तो क्लास क्या बताता है? जनरली क्लास भी तो यही बताता है, हाँ या ना, क्वांटिटेटिव मेथड है। लेकिन साइज रेंजेस अगर जब भी बात करेंगे तो आपका टेक्सचर आएगा, अपन क्लास की अलग बात करेंगे। क्योंकि टेक्सचर में क्या है, सैंड, सिल्ट और क्ले है। सैंड, सिल्ट और क्ले कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ दैट साइज फ्रैक्शन ओनली, हाँ या ना। इसकी साइज अपन ने कल डिस्कस करी थी, आई ट्रिपल एस और यूएसडी के अकॉर्डिंग, यस और नो। सब कंप्लीट आती है हर किसी को? लेट मी आस्क, कल कितने लोग पढ़ के आए हैं अभी मैं पता भी चल जाएगा। किससे पूछूं? वॉलेंटरी कौन हाथ खड़ा करेगा? ये सर
मैं पूरा क्लासिफिकेशन पूछूंगा यूएसडी और आई ट्रिपल एस दोनों में से किसी एक को, दो स्टूडेंट्स को अलग अलग पूछूंगा। और कैमरा ऑन नहीं है, उनको मैं वैसे रिमूव कर रहा हूँ अभी। चलो अनिल आप बताओ। यस एक सेकंड मैं आपके लिए पेज ओपन कर लेता हूँ यहाँ। अब मुझे ये बताओ, कौन सा बताओगे, इंडियन इंटरनेशनल सर, सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस का या? इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस। अच्छा, कितने क्लासिफिकेशन है इनके? इसके तो 4 है सर। बताओ। सर क्ले का लेस देन 0.00002। क्या है ये, सिल्ट का सर, सेंटीमीटर? नहीं मैम सर, वेरी गुड। मिलीमीटर। ठीक है, फिर? फिर सिल्ट का सर 0.02 मैम। ठीक है, फिर? फिर सर सेंट फिर का क्या? आएगा। सैंड? यस ठीक है, ये सैंड लिख दिया, सैंड का? टू कंफ्यूज हो गए? पॉइंट यस सर थोड़ा। हाँ, इसीलिए इसीलिए पूछा था। ठीक है। सर याद था लेकिन मैं कंफ्यूज हो रहा था इसमें सर। एग्जैक्टली, फाइन सैंड और कोर्स सैंड। कोर्स 0.02 से 0.2, 0 पॉइंट 0.2 यस से, सर। है ना? टू ठीक है, टू यस किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, लेकिन मैं अगर बोलूं कि एग्जाम में रेंज नहीं पूछी जाती है, एग्जाम में क्या पूछा जाता है? एग्जाम में पार्टिकल साइज पूछी जाती है, रेंज नहीं बोलते हो, तो क्या लिखोगे रंजीत? आगे वाली वैल्यू सर। यस सर। इसको क्ले को यही लिखोगे? यस सर। दिवाकर सेल्ट को क्या लिखोगे, 0.002 या 0.02? सर 0.002। वेरी गुड, 0.02। फाइन सैंड को क्या लिखोगे? 0.2 0.2. 0.2। जीरो और पॉइंट टू कोर सैंड को क्या लिखोगे? कोर्स एंड 2 2. पक्का? यस सर। श्योर दिवाकर? यस सर। ऑल राइट। और यही क्वेश्चन आता है जनरली आपको। अब आप ये बोल दोगे सर, कंफ्यूज हो जाओगे कि सर 0.2 तो 0.2 तो यहाँ पे भी है, हम किसको याद करें, कोर्स एंड या फाइन सेंड? तो जो अपर लिमिट होती है वो याद रखनी होती है आपको, और ये जनरली एग्जाम में इसी तरीके से पूछा जाएगा, है ना? तो आई होप कि याद होगा। अब यूएसडी का कौन बताएगा गाइस? अनुज आप बताओगे? नहीं, कोई नहीं यार। रॉकी पाल, हाउ आर यू? बताएं सर? यस सर। बताइए, यूएसडी का बताइए। सर वेरी सैंड 1 से 2, वेरी सैंड, एक 1 से से, 2 mm, ठीक है, कोर सैंड 0.5 से 1 mm, वेरी गुड, मीडियम 0.25 से 5 mm, ठीक है, और फाइन का होता है 0.1 से 0.25 mm, 0.5 से 0.25 mm। और वेरी फाइन का 0.05 से 0.1 mm। नहीं, अच्छा, 0.05 से 0.1 mm। ओके, और सील्ड का होता है 0.002 से 0.05 mm। और ओके, क्ले का होता है 0.002 mm से लेस देन। और सर वेरी, और सर 2 से मतलब 0.1 से लेकर 2 mm तक होता है सैंड सेक्शन। कहाँ से?
0.1 से लेकर 2 mm तक होता है सैंड फ्रैक्शन यूएसडीए के अकॉर्डिंग। हाँ एग्जैक्टली, यहाँ से लेके पूरा अगर सेंट फ्रैक्शन की बात करते तो ठीक है, सही बात है। इसके कितने क्लासिफिकेशन है रॉकी? 7 क्लासिफिकेशन है सर। एग्जैक्टली 7 क्लासिफिकेशन, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है ना। अब बात करते हैं फील मेथड। फील मेथड मतलब आप सोइल को फील करके बता सकते हो, और बीइंग एन सोइल साइंटिस्ट you should and I should feel soil science not because of texture only. I'm saying about being a subject. कितना अच्छा कोई अगर सब्जेक्ट है तो फील दैट सब्जेक्ट, अदरवाइज यू विल नॉट डाइव इनटू दोज कॉन्सेप्ट जिनमें पढ़ के आपको अलग ही आनंद आएगा। तो फील दो सब्जेक्ट्स, फील दोज कॉन्सेप्ट्स। अभी अपन फील करते हैं सोइल टेक्सचर को, बिकॉज फीलिंग और रबिंग द मॉइस्ट सोइल बिटवीन द थंब और 4 फिंगर्स वो हमें एक कैरेक्टर बता देगा। अगर कोर्सनेस बता रहा है, अगर ग्रीटीनेस है तो वो कोर्सनेस बताएगा, अगर बॉल फॉर्मेशन हो रही है तो कोहेजन का सीन है वो, अगर स्टिकनेस हो रहा है तो एडेजन का। क्योंकि स्टिकनेस किसकी वजह से होगा? वाटर मॉलिक्यूल प्लस क्ले पार्टिकल की वजह से स्टिकीनेस होगा, और दोनों अलग अलग कंपोनेंट है, दैट इज उसको अपन एडेजन बोल रहे हैं। बॉल फॉर्मेशन कोहेजन की वजह से होती है, याद रखना है ना। प्लास्टिसिटी, रिबन फॉर्मेशन प्लास्टिसिटी की वजह से होता है, हाँ या ना। और देखो सोइल साइंटिस्ट भी फील्ड में जाते हैं और रेगुलरली, अगर आप लेट्स से बीइंग एन सोइल साइंटिस्ट यू आर इनवाइटेड टू एनी काइंड ऑफ फील्ड और आपसे पूछा जाए मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में, तो आप ये तो नहीं कहोगे कि सारी एनालिसिस वगैरह करोगे, बट ऑब्वियसली अगर आपको इंस्टेंटली जवाब देना हो, जैसे डॉक्टर आया तो डॉक्टर जनरली क्या करते हैं, आपके सैंपल्स लेके जाते हैं लैब में, या आपको बोलते हैं कि लैब टेस्टिंग करवाओ, और उस पर्टिकुलर टेस्ट के हिसाब से आपको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, ये सर नो। आप भी वही करते हो बीइंग एन सॉइल साइंटिस्ट, आप सॉइल सैंपल लेते हो, लैब में एनालिसिस करते हो, और उसका हिसाब से आप प्रिस्क्रिप्शन बता देते हो कि सॉइल में क्या क्या मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करनी है। लेकिन अगर आपको बोला जाए या डॉक्टर को बोला जाए आपको इंस्टेंटली बताना है और इंस्टेंटली कुछ ना कुछ मेडिसिन देनी है, और सॉइल साइंटिस्ट को बोला जाए आपको इंस्टेंटली बताना है, आपके पास लैब प्रैक्टिसेस या लैब एनालिसिस की फैसिलिटीज नहीं है, तो आप कैसे बताओगे? तब डॉक्टर क्या करता है, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो मेडिसिन देता है, ये सुनो कि हाँ उसको लग रहा है कि ये चीज हो सकती है, बेस्ड ऑन सिम्टम्स या बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, यस और नो। वैसे सॉइल साइंटिस्ट बेस्ड ऑन आवर फील्ड मेथड हम बता सकते हैं कि हाँ भाई यार कौन सी सॉइल इसमें ज्यादा है, तो मतलब कोर सॉइल है या क्ले सॉइल है या ज्यादा प्लास्टिसिटी शो कर रही है, वो डिपेंड करता है उसके फील्ड पे, ये सुनो। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इन चारों से यही क्वेश्चन बनता है कि फॉर्मेशन ऑफ वॉल इज ड्यू टू एडेजन, प्लास्टिसिटी, कोहेजन, कोर्सनेस। और अगर आपने ये लाइन नहीं पढ़ी होगी तो आप फॉर्मेशन ऑफ वॉल को भी प्लास्टिसिटी करके आओगे, हाँ या ना। तो याद रखना है, प्लास्टिसिटी रिबन की बात करता है। फिर बात करते हैं अब इनको एनालिसिस कैसे करेंगे। सबसे पहला है मैकेनिकल एनालिसिस। मैकेनिकल एनालिसिस सबसे पहले सीविंग कर दी 0.05 mm डायमीटर की, और उससे अगर फाइनर पार्टिकल्स हैं तो उसको सेडिमेंटेशन मेथड यूज करते हैं, दैट इज हम सिल्ट में सेडिमेंटेशन मेथड यूज कर रहे थे, हाँ या ना। और सैंड पार्टिकल की सीविंग कर रहे थे, हाँ या ना। अब सीविंग में तो किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सीविंग क्या होती है, हाँ या ना। ठीक है। अब जो फाइनर पार्टिकल्स हैं 0.05 से नीचे अगर कोई पार्टिकल्स है तो उसको अपन सेडिमेंटेशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर सेडिमेंटेशन द क्रिटिकल रेंज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इज, तो आपको याद रखना है 0.05 mm, ये सर नो। अब बात करते हैं उसमें मेनली एक स्टोक्स लॉ आता है। स्टोक्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी एग्जाम मुझे सोइल साइंस का बता दो जिसमें स्टोक्स लॉ नहीं आया हो। हर पेपर में स्टोक्स लॉ से क्वेश्चन आते हैं, हर पेपर में। SRF 2021 से लेके 23 तक, ASRB नेट 2021 2023, क्योंकि 2022 में पेपर हुआ ही नहीं था, तो हर जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ना। तो स्टोक्स लॉ है क्या? स्टोक्स लॉ एक सिंपल सी बात है, आपको मैं थ्योरी नहीं समझाता हूँ, ये डायग्राम भी नहीं समझाता हूँ, आप
assumptions भी मैं नहीं समझाता हूँ बिकॉज ये आगे की बात है। लिमिटेशंस भी अपन नहीं समझेंगे। अपन सबसे पहले क्या समझेंगे, ये देखो, एक बड़ा पार्टिकल है, एक छोटा पार्टिकल है और एक बहुत छोटा पार्टिकल है। सबसे ज्यादा जल्दी सेटल कौन सा होगा नीचे? बड़ा पार्ट। बड़ा बस। पार्टिकल। ये आपको पहले से ही पता था, आज पहली बार तो पता चला नहीं है, हाँ या ना? यस सर। और ये सबसे पहले चीज, पहली बार ये चीज बताई थी स्टोक्स। स्टोक्स नाम का बंदा था 1951 में, उन्होंने ये चीज बताई। तो आप स्टोक्स लोग पहले से ही जानते हो, हाँ या ना? यस सर। यस सर। कुछ नई चीज तो नहीं है ये। तो इसीलिए फोबिया मत बनाओ। स्टोक्स लो बहुत मतलब लो के नाम से कुछ और नहीं है। बस बड़ा पार्टिकल सॉइल में जल्दी सेटल डाउन करता है और छोटा पार्टिकल को टाइम लगता है सेटल डाउन होने में, दैट इज नोन एज स्टोक्स लो, हाँ या ना? यस सर। यस सर। सबको क्लियर है स्टोक्स लो? अब अपन थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है अपने लिए, हाँ या ना? अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछा जाएगा कि द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ a spherical particle settling under the influence of gravity and influence of given density and viscosity is proportional to square of the radius। कि देखो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी और टर्मिनल वेलोसिटी में फर्क क्या है? देखो वेलोसिटी है कि कितनी स्पीड से कोई चीज ट्रेवल कर रही है, यस और नो? यस सर। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब कि देखो जब जो हाई आप, स्पीड होता हाँ जी, है, जो हाईएस्ट स्पीड होता है गिरने का। हाईएस्ट स्पीड नहीं, नहीं और कोई? सर एयर में जितनी देर के लिए सस्पेंडेड है पार्टिकल वो टर्मिनल वेलोसिटी होती है। नहीं। सर जब ऊपर से ऊपर अपर फोर्स और नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल होगा। यस 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 यस। देखो मेरे भाइयों और बहनों, सिंपल सी बात है, एक बहुत अच्छी चीज समझ रहे हैं, ऐसी फोर्स ड्रैगन फोर्स। बहुत ही अच्छी चीज। देखो हुआ क्या कि ये अपनी एक दूध की गिलास है। दूध का एग्जांपल मैं बार बार लेता हूँ बिकॉज आपको सब पसंद है ना लोग, सर? हाँ मुझे पसंद है और सब रिलेट भी कर पाते हैं, अच्छी बात है। देखो आपने दूध में चीनी मिलाई है ना, अब जो चीनी का पार्टिकल है वो क्या करेगा, नीचे ट्रेवल करेगा दूध में, हाँ या ना? यस सर। आप डालते ही वो स्पीड, एक स्पीड से ट्रेवल करेगा। उस समय एक टाइम आएगा, लेट से ये ग्लास जो है बहुत मतलब इनफाइनाइट टाइम्स नीचे है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप छोटी सी ग्लास है तो उसमें टर्मिनल वेलोसिटी आएगी नहीं, बिकॉज जब बहुत ज्यादा एरिया पे कोई चीज ट्रेवल कर रही है तो वो जाके टर्मिनल वेलोसिटी, जैसे क्लाउड से जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है, रेन हो रही है, तो पानी की जो स्पीड है, जो रेन ड्रॉप की स्पीड है, वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेती है। मतलब एक टाइम आएगा जब उस रेन ड्रॉप की पार्टिकल की जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब Yes, sir. सेम हो जाएगी। रेन ड्रॉप के लिए ये इरोजन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेन ड्रॉप के लिए टर्मिनल वेलोसिटी कितने मीटर पे हो जाती है, तो 10 मीटर पे। 10 मीटर का अगर ड्रॉप होगा, अगर 10 मीटर ऊपर से आपने रेन ड्रॉप छोड़ी तो 10 मीटर बाद में जाके वो कांस्टेंट स्पीड पकड़ लेगी, उसी कांस्टेंट वेलोसिटी पे वो ट्रेवल करेगी, ना ज्यादा ना कम। ये क्यों होता है? बिकॉज जैसे ये पार्टिकल, अब इस दूध की ग्लास को आप ये मत समझना कि ये ग्लास इतनी सी है, ये ग्लास इनफाइनाइट टाइम्स नीचे है, मतलब बहुत ज्यादा दूध मिल गया अपने को यहाँ, है ना? तो हुआ क्या कि ये जो पार्टिकल है वो, इसके नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, ये कौन सा फोर्स लगा रही है? ड्रैगन दो फोर्स Gravity। बताई थी मैंने, ड्रैगन बायो फोर्स, डायरेक्ट फोर्स और ग्रेविमेट्रिक फोर्स। ड्रैग फोर्स। ड्रैग ड्रैग फोर्स। फोर्स। ये जो नीचे लग रही है वो कौन सी फोर्स है? पर नीचे तो ग्रेविटी। हाँ मतलब ड्रैगिंग पावर जिसको ग्रेविटी की वजह से लग रही है। अब Yes, ऊपर कोई भी फ्लूइड में अगर पार्टिकल है, लेट से आपने देखा होगा, आप अगर कहीं स्विमिंग पूल गए होंगे या आप कभी बहुत ज्यादा बड़े एरिया में अगर आप नहाने चले गए तो आपकी बॉडी थोड़ी सी लाइट फील होती है पानी में, हाँ या ना? दैट इज बिकॉज कि बायोन्शी फोर्स लगती है, मतलब एक जो फ्लूइड है वो आप पे अपर फोर्स लगा रहा है, हाँ या ना? अपर की साइड में।
तो दोनों फोर्स लग रही है, तो जब ड्रैग फोर्स और बायोंसी फोर्स इक्वल हो जाती है तब जाके टर्मिनल वेलोसिटी अटेन होती है, हाँ या ना? यस ठीक है, अब वो टर्मिनल वेलोसिटी एक पर्टिकुलर डेंसिक मटेरियल, एक लेट से उसका कोई भी साइज है, उसकी एक डेंसिटी होगी, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, कोई भी एक पार्टिकल की स्पेसिफिक डेंसिटी होगी, तो वो कितना ड्रैग, कितनी, अपन देखो इस थ्योरी को वापस समझते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल, मतलब पार्टिकल स्फेरिकल होना चाहिए, पहली चीज, ये पहला अजम्पशन है स्टोक्स लॉ का, कि अगर पार्टिकल स्फेरिकल नहीं होगा तो क्या होगा, अपन वो लिमिटेशन में पढ़ेंगे। बात है स्फेरिकल पार्टिकल सेटलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंडर में वो सेटल हो रहा है, वो नीचे क्यों जा रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इन ए फ्लूइड, फ्लूइड की बात कर रहा है, ऑफ ए गिवन डेंसिटी एंड विस्कोसिटी। डेंसिटी का मतलब सबको पता है मास अपॉन वॉल्यूम, विस्कोसिटी क्या होती है गाइस? रेजिस्टेंस टू फ्लो देखो रेजिस्टेंस Resistant to flow. विस्कोसिटी का मतलब होता है, वेरी गुड, विस्कोसिटी का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू फ्लो। आपके पास पानी है, वाटर और एक ऑयल है, ऑयल की विस्कोसिटी हायर होती है, मतलब अगर आप सरफेस पे ऑयल गिराओगे और पानी गिराओगे तो पानी बहुत दूर तक जाएगा, लेकिन ऑयल ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी, यस और नो? Yes, sir. अब उस चीज में नहीं जाते अपन अपन ये समझते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी कोई स्फेरिकल पार्टिकल अगर सेटल कर रहा है नीचे, उसकी एक पर्टिकुलर विस्कोसिटी होगी, उसकी एक पर्टिकुलर डेंसिटी होगी, तो वो किसके बराबर होगी? उसके स्क्वायर ऑफ रेडियस के बराबर, मतलब जितना ज्यादा रेडियस है उतना ज्यादा वो जल्दी सेटल करेगा, उतनी ज्यादा उसकी वेलोसिटी होगी, यस और नो? Yes, sir. यही तो चीज अपन ने बोली थी कि जितना ज्यादा पार्टिकल साइज है उतना जल्दी सेटल डाउन करेगा, यस और नो? Yes, sir. यही स्टोक्स लॉ है। ये होगी अपनी डेफिनेशन। अब अपन बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, वो है फॉर्मूला। ठीक है, ये देखो, ये ऊपर फोर्स लग रहा है, ये नीचे फोर्स लग रहा है, ड्रैग फोर्स, ग्रेविटी फोर्स बोल सकते हैं इसको अपन। रुको एक मिनट, अजम्पशंस, यहाँ से एसआरएफ 2023 2021 हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा मॉडिफाइड क्वेश्चन आ गया था 2023 एएसआरबी नेट में, जो आपको बुक में नहीं मिलेगा। अगर आपने कॉन्सेप्चुअली इस चीज को पढ़ा है तभी आप आंसर कर पाओगे, तो मैं आपको कॉन्सेप्चुअली पूछूंगा, वैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था बट अभी मैं पूछ लूंगा अगर आपको लगता है हो तो। सबसे पहला, पार्टिकल स्फेरिकल होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए। स्फेरिकल क्यों होना चाहिए वो अपन लिमिटेशन में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी सिर्फ अजम्पशन पढ़ो। स्टोक्स भाई साहब ने बोला कि भैया एक पार्टिकल बिल्कुल स्फेरिकल स्मूथ होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए। अब ये एएसआरबी नेट का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था कि सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या थी स्टोक्स लॉ की। आपको लिमिटेशंस तो पता है, लिमिटेशंस आपने 4 पढ़ रखी है, IEEE में डायरेक्टली दे रखी है, लेकिन ये नहीं बता रखा कि कौन सी सबसे ज्यादा बड़ी लिमिटेशन है। सबसे बड़ी लिमिटेशन कौन सी है? हाँ जी, shape of different Particle size. particles Spherical, smooth, and rigid. Shape. यही, ये जो शेप shape है, of different particles हाँ एग्जैक्टली यही सबसे बड़ी लिमिटेशन है। बिकॉज मैं आपको, ये मेरे से दिवाकर 2 मिनट बाद में पूछना, जब अपन सारा डिस्कस कर ले तब जाके इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद कर पाओगे, फिर नहीं कर पाओगे तो मैं कर दूंगा। सेकंड अजम्पशन है द साइज ऑफ पार्टिकल मस्ट बी लार्ज कंपेयर टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड। मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड से ज्यादा लार्ज होना चाहिए, लेकिन यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ उल्टा लिखा होता है साइज ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स मस्ट बी लार्ज देन द साइज ऑफ सोइल सेपरेट्स या साइज ऑफ मॉलिक्यूल। उल्टा नहीं, अपने को याद रखना है पार्टिकल की साइज ज्यादा होनी चाहिए, है ना, या साइज ऑफ पार्टिकल मस्ट बी स्मॉल कंपेयर टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड, तो भी वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आपको सारे जो प्रैक्टिस करनी है ट्रू फॉल्स के स्टेटमेंट के बेसिस पे करनी है, यस और नो? तो साइज ऑफ पार्टिकल ज्यादा होना चाहिए, सोइल की पार्टिकल की साइज ज्यादा होनी चाहिए फ्लूइड से। ये क्यों? बिकॉज तब जाके वो ब्राउनियन मूवमेंट शो नहीं करेगा, और ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है? Zigzag movement. Random movement of movement of particles. Zigzag movement. हाँ जी, Zigzag movement. zigzag movement, ब्राउनियन मूवमेंट।
ब्राउनियन मोशन। सर ऐसे पार्टिकल सर ग्रेविटी लागू ना हो पार्टिकल में Exactly, ब्राउनियन इतने मोमेंट। छोटे पार्टिकल है वो कि वो छोटे पार्टिकल पे कुछ ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होगा और वो ऐसे मूव करते रहेंगे zigzag पोर्शन में, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, फिर ये ब्राउनियन मूवमेंट अपन ने ला लिया यहाँ थोड़ा सा। अरे नहीं, ठीक है, आपको समझ में आ गया ना ब्राउनियन मूवमेंट? ठीक है, अब अपन बात करते हैं और इसकी लार्जर लिमिट कितनी होनी चाहिए कि ब्राउनियन मूवमेंट शो ना करे, उसकी होनी चाहिए 0.0002 mm। जितनी क्ले की साइज है उसे एक एक्स्ट्रा जीरो लगा दो, है ना, तब जाके ब्राउनिंग मूवमेंट शो नहीं करेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया एक्चुअली। फॉल मस्ट बी अनहिंडर्ड रिड्यूसिंग, सॉरी, फॉल मस्ट बी अनहिंडर्ड रिड्यूसिंग कंसंट्रेशन बिलो 3%। मतलब अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है उसमें पर्टिकुलर फ्लूइड में, तो उस पर्टिकुलर जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो अफेक्ट होंगे उस कंसंट्रेशन की वजह से। दैट इज व्हाई उसकी कंसंट्रेशन, उस फ्लूइड में जो कंसंट्रेशन है वो लेस देन 3% होनी चाहिए। तो जो इफेक्ट है वो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी और ड्रैग फोर्स से आएगा। इस कंसंट्रेशन की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पार्टिकल मस्ट बी यूनिफॉर्म डेंसिटी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्टिकल ज्यादा हैवी है एक पार्टिकल कम हैवी है, तो वो अपन इफेक्टिवली नहीं बता सकते कि वो बड़े पार्टिकल साइज की वजह से या डेंसिक पार्टिकल साइज की वजह से नीचे जा रहा है ना। सेम साइज का पार्टिकल हो लेकिन डेंसिटी भी सेम होनी चाहिए। सस्पेंशन विदाउट टर्बुलेंस, मतलब उसमें कोई टर्बुलेंस या शेकिंग वगैरह ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो होगा तो जो सेटलिंग पावर होगी वो डिस्टर्ब होगी। और टर्बुलेंस के लिए पार्टिकल्स इस साइज के होने चाहिए। 0.08 ओल्ड आइट्रिपल्स में दे रखा है, 0.05 न्यू आइट्रिपल्स में दे रखा है, तो आपको दोनों याद रखने हैं, है ना। अब बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 का क्वेश्चन है, स्टोक्स लॉ डज नॉट अज्यूम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अब आप लोग मुझे आंसर बताओ, पुराने वाले स्टूडेंट्स नहीं बताएंगे, जो अभी आईसीआर पीजी वाले स्टूडेंट्स हैं वो वाले बताएंगे। बताइए। ए बी सी डी। The fourth one. एग्जैक्टली, फोर्थ वन। आपने ये पढ़ा है, स्फेरिकल शेप होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए, विस्कोसिटी होनी चाहिए प्रॉपर, डाउनवर्ड फोर्स ऑन पार्टिकल्स, ये तो अपन ने कहीं पढ़ा ही नहीं, हाँ या ना। दैट इज डज Yes. नॉट अज्यूम इसको, दैट इज द करेक्ट आंसर, यस और नो। ठीक है, बात करते हैं लिमिटेशंस की। सबसे पहले लिमिटेशन कि स्टोक्स भाई साहब ने बोला कि पार्टिकल स्फेरिकल होना चाहिए, हाँ या ना। लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि पार्टिकल की साइज कितनी होनी चाहिए, 0.05 mm से कम होनी चाहिए, हाँ या ना। Yes, sir. और बेसिकली ये क्ले पार्टिकल होते हैं, सिल्ट और क्ले पार्टिकल होते हैं, हाँ या ना। लेकिन क्ले पार्टिकल तो स्फेरिकल होते ही नहीं है, क्ले पार्टिकल तो फ्लेकी, नीडल शेप, प्लेटी शेप के होते हैं, हाँ या ना। और यही इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन थी। इन्होंने बोल दिया भैया, ये वो बात हो गई कि बच्चे जाएंगे और फिर बच्चों को जाने नहीं दे रहे, मतलब बच्चों को अलाउड नहीं है वहां। बोला कि बच्चे तो अलाउड ही नहीं है, बिकॉज उन्होंने बोला स्फेरिकल पार्टिकल्स अलाउड है और स्फेरिकल पार्टिकल्स तो क्ले होते ही नहीं है। अब बात करते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मोशन शो करते हैं क्ले पार्टिकल्स, कोलोइडल फ्रैक्शन जो है, हाँ या ना। ये उसकी एक बड़ी लिमिटेशन थी। स्पेसिफिक ग्रेविटी,
और ये जो हिंड्रेंस वाली ये जो चीज है ना, ये वाला पॉइंट कि इट मस्ट बी विदाउट एनी हिंड्रेंस, ये जो वेसल्स हैं, ये जो कोई बीकर है उसके पास से कोई सरफेस नहीं जाना चाहिए, बिकॉज अगर ये पास से जाएगा तो इसकी वजह से प्रॉपर फोर्स नहीं लगेगी, वो बिल्कुल बीच में जाना चाहिए ताकि उस पर टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लग जाए। अगर इधर टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी पे फर्क पड़ेगा, हाँ या ना? Yes, sir. इस वजह से पोल मस्ट बी अनहिंडर्ड, अनहिंडर्ड वाला फॉल होना चाहिए, है ना? ये इसकी एक लिमिटेशन थी। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ मैकेनिकल एनालिसिस। मेथड्स, सबसे पहला मेथड था इंटरनेशनल पिपेट मेथड, जो दिया था रॉबिन्सन 1922 में, उसको मॉडिफाई किया था एंडरसन 1928 में। मॉक टेस्ट में ये क्वेश्चन जनरली आपको मिलेंगे, जनरली एग्जाम में तो नहीं देखे बिकॉज ये ISSS में नहीं, एक के साथ से है तो कम आते हैं ऐसे question। जो 0.063 mm से कम साइज के पार्टिकल्स हैं, जो सिल्ट और क्ले पार्टिकल्स हैं, वो डिटरमाइन करे जाते हैं इस मेथड से। और मैकेनिकल एनालिसिस में प्रिंसिपल कौन सा है? सेडिमेंटेशन प्रिंसिपल। और सेडिमेंटेशन प्रिंसिपल क्या बोलता है? सेडिमेंटेशन प्रिंसिपल ये बोलता है डिफरेंट साइज के जो पार्टिकल हैं वो डिफरेंट वेलोसिटी पे सेटल डाउन होंगे, हाँ या ना? Yes, sir. यही होता है, Yes, sir. बस यही प्रिंसिपल इसमें लगेगा। इसको स्टैंडर्ड मेथड बोलते हैं, इंटरनेशनल पिपेट मेथड को स्टैंडर्ड मेथड बोलते हैं बिकॉज इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है। यहाँ से असर्शन और रीजंस के क्वेश्चन आते हैं। इंटरनेशनल पिपेट मेथड इज नोन एज स्टैंडर्ड मेथड ऑफ मैकेनिकल एनालिसिस। ट्रू या फॉल्स? True. ठीक है। रीजन दिया कि इंटरनेशनल पिपेट मेथड इज स्टैंडर्ड बिकॉज ऑफ इट्स हाई एक्यूरेसी, तो रीजन इज ट्रू या फॉल्स? ट्रू। तो आपको याद रखना है, लेकिन ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है इसलिए अपन इसको जनरली प्रैक्टिस नहीं करते हैं। डिटरमाइन कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स ऑन अ गिवन डेप्थ, ठीक है, अपनी जगह सही है ये, बाकी सब पॉइंट्स आपको पता है। अगर आपका पार्टिकल साइज सिल्ट से ज्यादा है तो उसको अपन सीव से डिटरमाइन करेंगे, जो अपन सैंड पार्टिकल्स को करते हैं, ये सो नो। Yes, sir. अगर पार्टिकल साइज 100 mm से ज्यादा है तो उसको अपन कैसे डिटरमाइन करेंगे? Measuring tape. मेजरिंग टेप से, है ना, पूछ लिया जाता है कभी कभी। अब बात करते हैं, ये अपन डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स डिफरेंट वेलोसिटी पे सेटल डाउन हो रहे हैं, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन। क्लियर है? ठीक है, आगे बात करते हैं। ये क्या हो रहा है गाइस? ये प्रोसेस है सेडिमेंटेशन का। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सैंपल। सॉइल सैंपल प्रिपेयर कैसे करेंगे? सबसे पहले उसको ड्राई करेंगे 105 डिग्री सेल्सियस पे 24 आवर्स के लिए। उसके बाद में उसको डिस्पर्सिंग बनाने के लिए 5% कैल्विन सॉल्यूशन 50 ग्राम इन 1000 ml, 33 ग्राम सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट और 7 ग्राम सोडियम कार्बोनेट ये डालते हैं, मतलब 40 ग्राम ये सॉल्यूशन डालते हैं अपन, हाँ या ना गाइस? उसको अपन बोलते हैं, इस Yes, सॉल्यूशन sir. को अपन बोलते हैं कैल्विन सॉल्यूशन, हाँ या ना? अब ये कैल्विन सॉल्यूशन जो है वो 1000 ml में डालते हैं मतलब 50 ग्राम, ये दोनों कभी कभी 40 कभी 50 लेते हैं। 50 ग्राम 1 लीटर में, तो कितना परसेंटेज हो गया? 5%। ये सो नो, 5% सॉल्यूशन डालते हैं, क्योंकि ये क्या करता है कैल्विन सॉल्यूशन का, ये दोनों अलग अलग कंपोनेंट्स है। आपसे पूछा जाए कैल्विन सॉल्यूशन क्या होता है तो आप बोलोगे सर सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट और सोडियम कार्बोनेट। अभी क्यों डालते हैं? बिकॉज ऑफ डिस्पर्जन। हम चाहते हैं कि सॉइल पार्टिकल्स एक दूसरे से डिस्पर्ज हो जाए, ताकि अब होगा क्या, डिस्पर्जन क्यों करेंगे? अगर कोई सॉइल पार्टिकल्स एग्रीगेटेड होंगे, एक साथ होंगे, तो वो एज ए बड़ा पार्टिकल या एज ए लार्जर पार्टिकल बिहेव करेंगे और ज्यादा जल्दी सेटल डाउन हो जाएंगे, ये सो नो। Yes. तो हमें क्या करना है, सॉइल पार्टिकल्स को अलग अलग डिस्पर्स कर देना है, ताकि वो अपनी अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी अपनी साइज के अकॉर्डिंग सेडिमेंट, अपनी अपनी साइज के अकॉर्डिंग वो सेटल डाउन हो, हाँ या ना? तो उसके लिए अपने को डिस्पर्जन करना पड़ेगा। डिस्पर्जन कौन करेगा?
सोडियम हमेशा डिस्पर्जन कोज करता है, हाँ या ना? Yes, sir. अब सोडियम डिस्पर्जन कोज क्यों करता है? Hydrated size बड़ी होती है. बिकॉज ऑफ हाइड्रेटेड साइज। अपन ये सोडिक सॉइल्स में बात करेंगे, अभी अपन ज्यादा बात नहीं करेंगे इस बारे में। अगर किसी कोई ऐसा पूछना चाहता है तो अपन बात कर लेंगे, बाकी बहुत अच्छे से उधर ही समझाएंगे ना, या अभी बात कर लेगा। इस क्या लगता है, आप बताओ। सर इसको पूरा बता दीजिए, सर बता दीजिए. देखो होता क्या है, ये अपना वाटर है, मैं इसको थोड़ा सा बड़े साइज में ले रहा हूँ। अब होगा क्या, सोडियम जो पार्टिकल है ना, वो आप पढ़ते हो कि सोडिक सॉइल में ज्यादा होता है। सोडिक सॉइल में डिस्पर्जन ज्यादा होता है। वो डिस्पर्जन किस वजह से होता है? बिकॉज इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है। ये हाइड्रेशन एनर्जी क्या है सर? हाइड्रेशन का मतलब पानी, पानी से कुछ रिलेटेड आ रहा है ना, इतना तो समझ में आ रहा है। मतलब Yes, sir. जब वो नॉर्मल था, जब उसके पास पानी नहीं था, और जब वो पानी आया तो वो उसकी जो साइज है वो इंक्रीज हो गई, दैट इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। यस और नो? Yes, sir. तो उस वजह से क्या होगा, लेट्स से ये पार्टिकल थे सोडियम के अलग 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 अलग, और जैसे ये पानी के कांटेक्ट में आए, ये सोडियम हेक्सामोटोफॉस्फेट ऊपर ने पानी में डाला, तो इसकी साइज बड़ी हो गई। अब ये साइज बड़ी हो गई तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, हाँ या ना? और इसी को तो अपन बोलते हैं डिस्पर्जन, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. बस यही है, इसको अपन डिस्पर्जन बोलते हैं। उसके बाद में उसको मैकेनिकल शेकर से शेक कर लेंगे, फिर अब उसको हाथ ऐसे रख के अपन उसको बढ़िया तरीके से शेक कर लेंगे, फिर उसको अपन डिस्टिल्ड वाटर कंप्लीटली मिला लेंगे। उसके बाद में ये पिपेट डाल देंगे अंदर। पिपेट कितनी डालनी चाहिए अंदर? 100 mm तक अंदर डालेंगे। और फिर अपन ये देखेंगे कि अलग अलग साइज के पार्टिकल अलग अलग स्पीड पे सेटल डाउन Settle हो रहे down. हैं। मतलब देखो, जो बड़े साइज के पार्टिकल्स है वो जल्दी सेटल डाउन हो गए, सिल्ट थोड़ा सा कम सेटल डाउन हुआ, और क्ले अभी भी सस्पेंशन में है, हाँ या ना? हाँ, sir. तो अब ये पिपेट क्या करेगा? पिपेट ये करेगा कि पिपेट एक टाइम पे इस समय सोइल में कितनी डेंसिटी है, सोइल पार्टिकल्स की इस पर्टिकुलर सस्पेंशन में कितनी डेंसिटी है, उसको मेजर कर लेगा और बता देगा कि भैया आपके पास कितना सोइल, डेंसिक हिसाब से ये डेंसिटी बताता है बेसिकली कि कितना सोइल में सस्पेंशन अभी मिला हुआ है। या तो आप ये बता पाओगे, अगर ज्यादा है दैट मीन्स क्ले पार्टिकल्स ज्यादा है, हाँ या ना? Yes, sir. समझ में आ रहा है? क्ले पार्टिकल्स अगर ज्यादा है, लेट्स से ज्यादा टाइम तक सोइल सस्पेंशन में पार्टिकल्स हैं, तो आप क्या बोलोगे, सैंड ज्यादा है या क्ले ज्यादा है? क्ले। क्ले हमें. ज्यादा है, हाँ या ना? Clay. बिल्कुल सिंपल सी बात है ना? इस बार 2023 एसआरएफ सेकेंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला, कि सिल्ट प्लस क्ले फ्रैक्शन को हम कितने, वो हाइड्रोमीटर में, वैसे इसमें से एक दो तीन क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपको डिस्कस करा दिए थे, कि एक तो क्या पार्टिकल साइज को अपन डिटरमाइन करते हैं, प्रिंसिपल सेडिमेंटेशन प्रिंसिपल है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट मिस मत करना, ये दो पॉइंट मिस मत करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप पिछले आज तक की क्वेश्चंस देखोगे, मैं इस पर्टिकुलर इंटरनेशनल पीपेट मैटर से क्या क्वेश्चन बने, तो हमेशा यही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं दूसरे मेथड की, और दूसरा मेथड है अपना हाइड्रोमीटर मेथड। हाइड्रोमीटर मेथड दिया था बायोइनकोस ने 1927 में। हाइड्रोमीटर मेथड, हाइड्रोमीटर कुछ ऐसा सा होता है। प्रिंसिपल क्या है इसका? इसका प्रिंसिपल है देयर इज कंटिन्यूअस डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन ओवर टाइम एज अ पार्टिकल फॉल बिलो द लेवल ऑफ हाइड्रोमीटर। मतलब लेट्स से ये हाइड्रोमीटर का एक लेवल था, अब धीरे धीरे पार्टिकल फॉल करेंगे नीचे, तो इस यहाँ की जो डेंसिटी है वो डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगी, हाँ या ना? Yes. Yes. Yes, बस sir. इसका प्रिंसिपल है, कंटिन्यूअस डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द सोइल सस्पेंशन ओवर द रेट ऑफ, जैसे जैसे फॉल डाउन होंगे, क्योंकि डेंसिटी यहाँ बढ़ जाएगी। यस और नो? डेंसिटी यहाँ बढ़ जाएगी मतलब क्या है, सोइल पार्टिकल्स यहाँ ज्यादा फॉल डाउन करेंगे, तो यहाँ ज्यादा डेंसिटी होगी, यहाँ कम डेंसिटी हो जाएगी, और यही इसका प्रिंसिपल है। और इसका प्रिंसिपल बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यहाँ से पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज। यही आर्किमिडीज का प्रिंसिपल यही है, कंटिन्यूअस डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स।
मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्योर वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होती है और स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करता है। इनडायरेक्टली गिव्स अमाउंट ऑफ सोइल इन सस्पेंशन, इस सस्पेंशन में कितनी सोइल है वो बता देता है बेस्ड ऑन डेंसिटी। अगर डेंसिटी ज्यादा है मीन सोइल पार्टिकल सस्पेंशन में ज्यादा है, अगर डेंसिटी कम है मतलब वो सेटल डाउन हो गए तो सस्पेंशन में कम है। हाँ या ना, सिंपल सी बात है। रैपिड बट लेस एक्यूरेट, रैपिड है लेकिन एक्यूरेट कम है। स्टैंडर्ड मेथड कौन सा था? इंटरनेशनल पीपेट मेथड, वो रैपिड नहीं था लेकिन ज्यादा एक्यूरेट था। अगर आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट ऑर्गेनिक मैटर होंगे या सैलिनिटी होगी तो इफेक्टिव रिजल्ट ये नहीं देगा, इरोनियस रिजल्ट या गलत रिजल्ट देगा। तो क्या करना पड़ेगा? इनको रिमूव करना पड़ेगा। हाँ या ना? इनको रिमूव कैसे करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर रिमूव कैसे करेंगे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड से H2O2, H2O2 की कंसेंट्रेशन पूछ लेता है कितनी परसेंट यूज होती है? 30% यूज होती है। CaCO3 को कैसे रिमूव करेंगे? HCl से ट्रीट करके। और डीफ्लोकुलेशन कैसे करेंगे? सोडियम हेक्सामोनोफॉस्फेट से। और फ्रोथिंग, फ्रोथिंग मतलब वो एक साथ आ जाना उसका, तो वो ऑक्टान 2 ऑल से अपन उसको अगर ट्रीट करते हैं तो फ्रोथिंग रुक जाएगी। और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड डज नॉट इंक्लूड एनी ट्रीटमेंट मेथड्स। तो कोई भी ट्रीटमेंट अपन नहीं करते हैं, वो किस में नहीं करते हैं? इंटरनेशनल पीपेट मेथड में अपन ने ये सारे मेथड्स पढ़े रहेगा, इसीलिए क्योंकि वहां फर्क नहीं पड़ता कैल्शियम कार्बोनेट से, ऑर्गेनिक मैटर से और हाई सैलिनिटी से। फर्क किसमें पड़ता है? इस मेथड में पड़ता है। और उनको कैसे रिमूव करेंगे ये आपको लिखा हुआ है, आप एक बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, है ना? कैसे करते हैं? ये रीडिंग्स है 1.005, ओके सॉरी, ये वाटर में अपन ने डिप किया एक लेवल से नीचे, धीरे धीरे जितना टाइम होगा उसके हिसाब से अपन रीडिंग लेते जाएंगे। 30 सेकंड पे क्या रीडिंग आई इसकी डेंसिटी की, मतलब ये ऊपर नीचे होता रहता है। मैं आपको अगर थोड़ा सा वो डायग्राम में थोड़ा सा वो वाला बता दूंगा अच्छा रहेगा। एक सेकंड, हाइड्रोमीटर मेथड, हाइड्रोमीटर GIF में आ रहेगा। ये एक्चुअली हमने कॉलेज में भी किया था, MSc के ड्यूरेशन में भी, वहाँ पे भी था ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अब ये 420 क्यों है गाइस? 420 ही क्यों है बताता हूँ मैं आपको ना, पहले कुछ अच्छी GIF सर्च कर लेता हूँ। यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। नहीं है, नहीं हो यार, क्या करें? So sad. देखो ये थोड़ी सी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको ये वाली जो रीडिंग है ना, ये वाली रीडिंग, ये इस पर्टिकुलर रीडिंग पे ध्यान देना होता है। तो अपन वापस वही आ जाते हैं। हमने को रीडिंग देखनी है हर एक टाइम लिमिट पे। और ये क्या शो कर रहा है? ये क्या शो कर रहा है? कोई पुराना स्टूडेंट बताएगा? मैंने पिछली बार बहुत अच्छे से बताया था। ये मैंने मतलब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्यों डाला है यहाँ? गाइस रिलेशनशिप बताता है इफेक्टिव डेप्थ का और हाइड्रोमीटर रीडिंग का। एग्जैक्टली, ये रिलेशनशिप बताता है हाइड्रोमीटर रीडिंग और इफेक्टिव डेप्थ का कि कितनी। आपको ये देखो, जैसे जैसे डेंसिटी कम होगी वैसे ये क्या करेगा, ये अलग अलग रीडिंग शो करेगा डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे। अगर आपको ये क्वेश्चन जो SRF 2023 में पूछा गया था वो ये क्वेश्चन था कि हमें सिल्ट प्लस क्ले के लिए कितने टाइम के बाद में रीडिंग लेनी है, तो वो होती है 4 मिनट्स के बाद में। अगर आप रीडिंग लेते हो तो आपको सिल्ट प्लस क्ले फ्रैक्शन का पता चलता है। क्ले फ्रैक्शन का अगर आपको पता करना है तो 2 आवर्स के बाद में आपको रीडिंग लेनी होती है। हाँ या ना? और अगर सैंड के लिए करना है तो 20 सेकेंड 20 सेकेंड या 40 सेकेंड ऐसा कुछ था यार। एक सेकेंड, बुक में नहीं लिखा हुआ है बट शायद 40 सेकेंड। एक सेकेंड रुको, देख ही लेता हूँ।
ठीक है, ये 20 सेकेंड होता है बेसिकली। सेंड पार्टिकल्स के लिए 20 सेकेंड, सिल्क प्लस क्ले के लिए मेनली यही क्वेश्चन आता है, और इस बार 2023 में भी यही क्वेश्चन आया था। 4 मिनट सिल्क प्लस क्ले पार्टिकल्स के लिए, क्ले पार्टिकल्स के लिए 2 आवर्स। अब देखो, जैसे जैसे सोयल सेटल करेगी तो ये क्या करेगा, पहले यहाँ था, फिर ये रीडिंग अलग शो करेगा बिकॉज ये थोड़ा और डीप डाउन चला जाएगा बिकॉज ऑफ डेंसिटी कहाँ जा रही है, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है लोअर, इस यहाँ मतलब लोअर बाउंड्री पे इंक्रीज हो रही है बिकॉज सोयल पार्टिकल सेटल डाउन हो रहे हैं, हाँ या ना। जी तो Yes, sir. ये जो रीडिंग, ये हाइड्रोमीटर है, ये सेटल डाउन होता जाएगा इसके अंदर। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे हाइड्रोमीटर सेटल डाउन होता जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, इस पे लग रहा है वेट, इधर लग रही है बायोन्सी फोर्स। अब डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी जैसे 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 टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डेंसिटी डेंसिटी कहाँ बढ़ेगी, लोअर सरफेस पे बढ़ेगी, क्योंकि लोअर सरफेस पे आके सॉइल्स एक्यूमुलेट होना शुरू कर देंगे, तो ये भी लोअर पे चला जाएगा, तो अपने को अलग अलग टाइम पे रेटिंग मिल जाएगी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता, SRF 2023 में क्वेश्चन आया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपके पास टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया तो जो रीडिंग का टाइम पीरियड है, हम जो टाइम रीडिंग इंटरवल्स है, हमने जो रीडिंग इंटरवल्स 2 मिनट 4 मिनट, इसमें जो रीडिंग इंटरवल्स है, वो रीडिंग इंटरवल्स का टाइम बढ़ जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया था SRF 2023 में। अब इसको अपन कैसे डील करेंगे, देखो, विस्कोसिटी होती है कोई भी लिक्विड का, विस्कोसिटी मतलब कितना रेजिस्टेंस है वो फ्लो के। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, आपने पानी गर्म किया, तो पानी गर्म किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, हाँ या ना गाइस। Yes, sir. Yes, sir. तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, एनर्जी टू मूव ज्यादा होगा, हाँ या ना। तो मैं ये लिख सकता हूं कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी डिक्रीजेस। विस्कोसिटी क्या थी, मूव नहीं करना है इसको, दैट इज विस्कोसिटी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, मूव करना है इसको, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी मतलब वो मूव करेगा, और मूव करेगा तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी, हाँ या ना। यस सर। गाइस समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. यार पीजी स्टूडेंट्स, आईसीआर पीजी स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो अपन क्या करेंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे विस्कोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ओनली पीजी स्टूडेंट्स विल आंसर। Decrease होगी. डिक्रीज होगी, राइट 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 राइट, डिक्रीज होगी। अगर डिक्रीज होगी तो जो इंटरवल है वो डिक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, मतलब टाइम ड्यूरेशन जो अपन रीडिंग ले रहे थे। अब देखो, विस्कोसिटी डिक्रीज हुई तो मतलब जो पार्टिकल्स है वो ज्यादा जल्दी सेटल डाउन करेंगे या कम सेटल डाउन करेंगे, ये बताओ। जल्दी सेटल डाउन करेंगे। जल्दी सेटल डाउन जल्दी करेंगे. जल्दी सेटल डाउन करेंगे, मतलब अपने को जो रीडिंग लेनी है वो भी जल्दी लेनी पड़ेगी, मतलब टाइम ड्यूरेशन डिक्रीज होगा, हाँ या ना। पहले जब अपन 4 मिनट में कर रहे थे एट पर्टिकुलर विस्कोसिटी, तो जब विस्कोसिटी कम हो गई, विस्कोसिटी कम हो गई तो टाइम ड्यूरेशन को भी कम करना पड़ेगा, हाँ या ना। समझ में आया सबको? नहीं आया तो मैं वापस समझा sir. दूंगा, पूछो। सर समझ में वहां आ से गया? नहीं आ रहा है, जहाँ से विस्कोसिटी कम होगी तो वो जल्दी सेटल डाउन कैसे करेंगे. ठीक है ठीक है ठीक है, मैं वही पूछना चाह रहा था, आप पूछोगे तो जरूर बताऊंगा। देखो हुआ क्या, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो ये जो मॉलिक्यूल्स थे इनके बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई मतलब वो ज्यादा मूव करेंगे, हाँ या ना। मूवमेंट बढ़ गया। अभी तक समझ में आ रहा है?
जिसने पूछा है वो हाँ हाँ या ना तो बोलो। यस सर, यहाँ तक समझ पाए। ठीक है, मूव करेंगे। मूव करेंगे मतलब विस्कोसिटी की डेफिनेशन पता है आपको अभी तक? यस सर। विस्कोसिटी क्या थी? रेजिस्टेंस टू फ्लो। बस इतना सा याद रखो यस। कि वो मूव नहीं करना चाहता, हाँ या ना? यस सर। अब जब टेम्परेचर हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो वो विस्कोसिटी को डिक्रीज कर देगा, हाँ या ना? समझ में आया यहां तक? यस सर। यस सर। ठीक है, विस्कोसिटी को उसने डिक्रीज कर दिया। अब होगा क्या? अब विस्कोसिटी डिक्रीज हुई तो वो जल्दी सेटल डाउन करेंगे, पार्टिकल्स जो पहले सेटल डाउन कर रहे थे उससे जल्दी सेटल डाउन करेंगे, बिकॉज इसके अंदर अब फ्रिक्शन बचा ही नहीं, हाँ या ना? हाँ सर। जल्दी सेटल डाउन करेंगे अगर हीट पार्टिकल्स आ गए तो, यस और नो? हीट आ यस गई सर। तो विस्कोसिटी डिक्रीज हो गई। विस्कोसिटी क्या कर रही थी? Yes, sir. रेजिस्ट कर रही थी कोई भी पार्टिकल को, लेकिन To अब तो flow. रेजिस्टेंस वो बचा नहीं, रेजिस्टेंस कम होगा। तो ज्यादा Yes, जल्दी sir. फॉल करेंगे, हाँ या ना? यस सर। फॉल स्पीड बढ़ टाइम गई कम होगा। तो अपने को जल्दी उसका रीडिंग लेनी पड़ेगी, हाँ या ना? जल्दी रीडिंग लेनी पड़ेगी Yes, sir. मतलब कम टाइम ड्यूरेशन पे अपने को रीडिंग लेनी पड़ेगी। जहां अपन 4 मिनट ले रहे थे वहां अपने को 3 मिनट पे रीडिंग लेनी पड़ेगी, हाँ या ना? यस सर। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट? रंजीत, सर इस क्लास के बाद वो वाला क्वेश्चन आप ग्रुप में डाल दोगे जो मैं हाँ डिस्कस कर रहा हूँ अभी, है ना? ओके सर। या अभी भी डाल सकते हो, जैसे भी अपनी मर्जी, क्लास ओके के सर बाद कर रहा part, है ना? ठीक है। अब बात करते हैं सोइल टेक्सचर। कल अपन ने सोइल टेक्सचर पढ़ लिया था, लेकिन सोइल टेक्सचर ट्राइंगल पढ़ रहे हैं अपन। सोइल टेक्सचर ट्राइंगल इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्रॉप कल्टीवेशन, सोइल फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बताता है, न्यूट्रिएंट सप्लाइंग कैपेसिटी बताता है। बिकॉज जितना ज्यादा क्ले होगा उतनी ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी। और ये कैसे पता चलेगा क्ले ज्यादा या कम है? वो पता चलेगा अपन ने सोइल टेक्सचर एनालिसिस करने से। ये सोइल टेक्सचर ट्राइंगल दिया किसने था? मिल्टन विटनी साहब ने दिया था। विटनी साहब ने दिया था। सिल्ट प्लस क्ले रेशियो को इज कंसिडर्ड एज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल एंड क्ले माइग्रेशन। अगर अपने को ये प्रॉपर्टीज देखनी है, क्ले माइग्रेशन की प्रॉपर्टीज देखनी है, स्टेज ऑफ वेदरिंग देखनी है, या एज ऑफ पेरेंट मटेरियल देखना है, तो अपने को सिल्ट और क्ले का रेशियो देखना होता है। ये इंपॉर्टेंट है, IEEE की लाइन है, दैट इज व्हाई मैंने यहाँ डाली है। ये जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, मतलब तीनों साइड से सेम होता है। बॉटम टू टॉप, बॉटम टॉप टू बॉटम फाइनर, टॉप टू बॉटम फाइनर रिड्यूस होता जाएगा, क्लॉकवाइज इंक्रीज होता है। ये देखो, इधर अपन क्लॉकवाइज आ रहे हैं तब इंक्रीज हो रहा है, देखो, हाँ या ना? 10 से 100 हुआ, 10 से 100 हुआ, 0 से 100 हुआ, हाँ या ना? क्लॉकवाइज इंक्रीज हो रहा है। ये प्रॉपर्टी पूछ ली जाती है, बुक में नहीं मिलेगा ये कहीं कंटेंट। सैंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इसका बेस सैंड होता है हमेशा। कभी कभी गलती कर देते हैं अपन, पता नहीं होता, बस याद रख लेते हैं हाँ ऐसा ऐसा है। तो परसेंटेज के लिए लेफ्ट में होता है, सेल्ट राइट में होता है। सर ये इंपॉर्टेंट है क्या? सैंड इधर है या उधर है? इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है। इस बार 23 के सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि 33% सैंड है, 33% क्ले है और 33% सिल्ट है, तो वो कौन से पर्टिकुलर सोइल टेक्सचर में आएगा? तो जनरली आपको टेक्सचर ट्राइंगल तो नहीं मिलता है, तो आप कैसे याद रखोगे? ये बेसिक है, 33 33 33 याद रख सकते हो। देखो कैसे कोई भी सोइल टेक्सचर को अपन डिटरमाइन कैसे करते हैं, उसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। कभी भी आपको टेक्सचर डिटरमाइन करना हो आपकी थीसिस वर्क में, या कभी भी आपसे कोई पूछ ले बीइंग इन सोइल साइंटिस्ट, तो आप क्या बोलोगे कि सबसे पहले 33 सैंड है, सैंड सबसे पहले 33 33 33, दैट मींस सैंड का फ्रैक्शन 33 है। तो आप आ जाओ 10 20 30 और ये 33 के आसपास, तो आप इस डायरेक्शन में एक लाइन बना लो। गाइस यस और नो? यस सर। धर्मवीर एक ही हो गया आप अभी क्लास में, या बाकी सारे बच्चे लीव कर गए? अरे यस सर, यस सर। हो आप लोग? यस यस सर। यस सर। एक ही चीज चाहता हूं मैं आप लोगों से, इंटरेक्शन। बिकॉज मैं, मेरे को स्क्रीन पे आप लोग नहीं दिख रहे, मेरे को पीपीटी दिख रही है, मैं उसी को पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा इंटरेक्शन रखो। तो 33 ये हो गया। अब सिल्ट पार्टिकल भी 33 है, तो 33 सिल्ट पार्टिकल्स कहाँ से शुरू होगा? 10 20 30, ये 33।
अब ये वाला भी क्ले भी 33 आ जाओ, 30 है ये, 10 20 30, ये 33 है। ये कहाँ ले के लो, मिलेंगे, इस पॉइंट में मिलेंगे, तो ये क्ले लोम ले लो। है ना। यस ले लो। जनरली आप अगर ये नहीं पढ़ते हो तो आप उसको सिल्ट करके आओगे, बिकॉज आपको लगेगा इन तीनों में बराबर इक्वल प्रॉपर्टीज है, तो फिर ये तो सिल्ट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, इट इज क्ले लोम ओनली। अब क्या सोइल टेक्सचर ये होता है कि सोइल टेक्सचर एक्चुअली में होता क्या है कि इन तीनों का इक्वल प्रोपोर्शन सैंड सिल्ट और इक्वल प्रोपोर्शन, या इन तीनों की इक्वल प्रॉपर्टीज, इन दोनों में से कौन सा सोइल टेक्सचर है? इक्वल प्रपोर्शन। सर इक्वल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज होती है, प्रोपोर्शन हम जनरली पढ़ते हैं, बट जब आपको अगर प्रॉपर्टीज पूछ ली जाए कि इन दोनों में सही कौन सा है, तो आप हमेशा प्रॉपर्टीज को ही बोलोगे। अगर आपकी सैंड पार्टिकल्स 30% हो, सिल्ट पार्टिकल 30% हो, और क्ले पार्टिकल्स 40% हो, लेकिन तीनों अगर सेम प्रॉपर्टी शो कर रही है, तीनों की प्रॉपर्टीज मतलब तीनों की इक्वल प्रॉपर्टी शो हो रही है, तो वो दैट इज सोइल टेक्सचर। मतलब आपको स्पेसिफिक एक लाइन मिल जाएगी, मैं आपको लाइन बता देता हूँ न्यू आईट्रिपस में जो प्रॉपर्टीज के बारे में है एग्जैक्टली। भी आप जब पढ़ोगे आईट्रिपस को तो वो लाइन मिल जाएगी, अभी नहीं मिल रही मेरे को। तो आप लोग हमेशा याद रखना, ये प्रॉपर्टीज के बेस पे इक्वल प्रॉपर्टी शो करता है। हाँ, आपने आज तक पढ़ रखा है प्रपोर्शन, वो भी सही है, गलत नहीं कह रहा मैं, प्रपोर्शन ही होता है सैंड सिल्ट क्ले का। लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्रोपोर्शन कम भी होए तो भी प्रॉपर्टीज बराबर ही शो करता है, इक्वल प्रॉपर्टी शो करता है, दैट इज सेम टेक्सचर ओनली, दैट इज क्ले लोम ओनली, उसमें आएगा। अब जो सोइल टेक्सचर है वो दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है सोइल की, एक होती है स्टैटिक प्रॉपर्टी, एक होती है डायनेमिक प्रॉपर्टी। ये किसके अंडर में आता है सोइल टेक्सचर? स्टैटिक। स्टैटिक। स्टैटिक मतलब जो प्रॉपर्टी उसकी खुद की है, इंट्रिंसिक है, मतलब उसको बाहर वाली चीजों से फर्क नहीं पड़ रहा। डायनेमिक मतलब जो बाहर वाली चीजों से जिसको फर्क पड़ रहा है, बाहर वाली चीजें मतलब सॉइल स्ट्रक्चर। नहीं, जैसे मॉइस्चर से, कॉम्पैक्शन से, और जैसे एनर्जी फ्लक्सेस से, मैकेनिकल अपने कोई स्ट्रेस दिया उससे, उस उन सब से अगर कोई फर्क पड़ रहा है तो डायनेमिक प्रॉपर्टी है। स्टैटिक प्रॉपर्टी मतलब इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये स्टैटिक प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जो कि तभी तो हम कहते हैं हम सोइल टेक्सचर को चेंज कर सकते हैं क्या? नो सर। नहीं कर सकते, सोइल टेक्सचर चेंज नहीं कर नहीं, सकते। बिकॉज वो एक स्टैटिक प्रॉपर्टी है, वो डायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है। डायनेमिक मतलब जो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, पानी कम है तो अलग होगी, पानी ज्यादा है तो अलग होगी, तो ये डायनेमिक प्रॉपर्टीज। डायनेमिक प्रॉपर्टीज मतलब कंसिस्टेंसी हो गया, प्लास्टिसिटी हो गया, ये सब डायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं। स्टैटिक प्रॉपर्टी है टेक्सचर, तो टेक्सचर को अपन चेंज नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आपको ये याद रखना है, आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भैया बताओ कौन सा सबसे ज्यादा फाइन है, कौन सा सबसे ज्यादा कोर्स है, तो आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे। आप कैसे याद रखोगे? आपको ट्रैक्शनल ट्रायंगल की क्लासेस कितनी होती है, कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया ट्रैक्शनल ट्रायंगल? सर 12 12। ये सैंड है, सैंड सबसे कोर्स होता है, ये क्ले है, ये सबसे फाइन होता है। ये तो आपको पता है कि सैंडी सबसे ऊपर सबसे नीचे यही आएगा, हाँ या ना? यस अब आपको तीन चीज याद रखनी है, लोम, लोम, सिल्ट और क्ले लोम। 4 6 और 9 नंबर पे आपको याद रखना है, 4 6 9, बिकॉज 4 पे आएगा लोम, इस पे आएगा सिल्ट, इस पे आएगा क्ले लोम। ये आपको अगर याद रख लिए तो फिर आप आसानी से सारा ऑर्डर याद कर सकते हो। फिर क्या करोगे, लोम के लोम के ऊपर लोम लिखो, नीचे भी लोम लिखो इस साइड में, है ना। अब इससे पहले सैंडी लोम, फिर सिल्ट लोम, फिर सिल्ट आया, सिल्ट अपन ने याद रखा ही था, क्ले लोम अपन ने याद रखा, तो क्ले लोम से ऊपर सिल्टी क्ले लोम, सैंडी क्ले लोम, क्ले से ऊपर सैंडी क्ले, सिल्टी क्ले। आप एक बार लिखोगे ये चीजें याद हो जाएगी, और यहाँ से बेसिकली एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ज्यादा फाइन है, कौन सा ज्यादा फाइन नहीं है, तो आप कैसे याद रखोगे? सबसे ऊपर आपने लिख लिया सैंड, सबसे नीचे लिख लिया क्ले।
अब ये 1 नंबर है, ये 12 नंबर है। हमें याद रखना है 4, 6 और 9 को। 4 पे क्या था, लोम है। 6 पे क्या है, सिल्ट है। और 9 पे क्या है, क्ले लोम है या ना? Yes. अब यस सर। लोमी सैंड सबसे पहले, फिर सैंडी लोम। ऊपर लोम लिखा, इधर भी हमने लोम लिखा है। अब यहाँ क्या होगा, सिल्ट लोम आएगा, बिकॉज ये सिल्ट से ऊपर है। अब अपन ने यहाँ 6 पे सिल्ट लिखा, 9 पे लोम लिखा, तो लोम यहाँ पे भी लिख देते हैं, लोम यहाँ पे भी लिख देते हैं, 7, 8 पे भी। अब ये सबसे पहले सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या होता है, सैंडी क्ले लोम, फिर आता है सिल्टी क्ले लोम, फिर ये 12th पे क्ले है तो सैंडी क्ले, सिल्टी क्ले। मतलब ये थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा सर क्या लिख रहे हैं, बट आप एक बार लिखोगे, 2 बार लिखोगे, इस बार इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ये 4, 6, 9 से, 4, 6 और 9 से अपने को प्रैक्टिस करनी है। सिल्ट लोम क्ले लोम, और फर्स्ट और 12th तो अपने को पता ही है। 2-3 बार लिखोगे आपको याद हो जाएगा। और मैं कल आपसे किसी से भी रेंडमली चीज पूछ लूंगा, बिकॉज इसमें याद करने की चीज है, इसमें और ज्यादा समझाने की चीज नहीं है। तो वो 4, 6, 9 भी प्रिंसिपल इसलिए बताया ताकि आप याद कर लें आसानी से। तो आज का लेक्चर यही अपने को कंप्लीट होता है। होप 1.5 घंटा हो गया आज, तो इट इज मोर देन यस इनफ सर। फॉर यू गाइस। तो आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ सकता है। आई एम पुटिंग दिस ऑन सर गैलरी। अगर टेक्सचरल ट्रायंगल नहीं दिया होगा, हाँ जी, हेलो हाँ जी, हाँ सर, जी, जो अगर टेक्सचरल ट्रायंगल नहीं दिया होगा और परसेंटेज दिया होगा तीनों का, तो फिर कैसे पता करेंगे कैसे सॉइल है? इसीलिए टेक्सचर ट्रायंगल कभी नहीं देंगे वो लोग, पहली बात, अगर की बात ही नहीं आती। बस आपको ये भी नहीं पूछेंगे 20, 50, 40 बताओ, 20, 30, 40 बताओ, ये कभी नहीं पूछते। वो जनरली इसलिए पूछ लिया था 33, 33, 33। ये एक बहुत बेसिक चीज है, मतलब अगर सब सेम है तो क्या होगा, ये बहुत बेसिक चीज है, इसलिए पूछ ली गई थी। आपको ऐसे नहीं पूछेगा बताओ अगर सैन 20, 30 सिल्ट है और 50 क्ले है तो बताओ कौन सा टेक्सचर ट्रायंगल होगा, ये आपको एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा। वो अगर पूछ भी लेता है तो देगा जरूर, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं। 33, 33, 33 तीनों को बेसिक है, इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अच्छा। कल देखो 32 पार्टिसिपेंट्स थे, 33 पार्टिसिपेंट थे, और आज 25 पार्टिसिपेंट्स है। सर जब भी सेम परसेंटेज होगा तब भी क्लेलो में होगा क्या? जब से, हाँ हमने देखा ना, सेम पार्टी सेम परसेंटेज में तो वही है, ले लो में है। ओके। आकांक्षा कोई डाउट है आपको? नहीं सर। सर देखिए शाम में सर फिल इन द ब्लैंक्स में आइडल लोम सॉइल कंटेन डैश परसेंटेज ऑफ सैंड सिल्ट क्ले में 33, 33, 33 दिया हुआ था, तो इसमें सर वो सही है? सर एके शाह के फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन में आइडल आइडल लोम सॉइल कंटेन डैश परसेंटेज ऑफ सैंड सिल्ट क्ले, तो उसमें आंसर 33, 33, 38 दिया है। आइडियल लोम यस सर। नहीं, 33, 33, 33, सर 33। ट्रायंगल से तो सर आइडल लूम नहीं हो रहा है। हाँ एग्जैक्टली वो नहीं है, आइडियल लोम कंडीशंस नहीं है वो। आइडियल लोम आपने एक के साथ से देखा है, यस सर, पेज 50। पेज 50। यस सर। ओके वेट, लेट मी सी। मैं एक के साथ सबको क्यों बोल रहा था, बिकॉज एक के साथ में हर चैप्टर के पीछे प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम 100-150 क्वेश्चन है एक पर्टिकुलर चैप्टर से। तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप करते हो। कौन सा है फिल इन द ब्लैंक्स नंबर? सर क्वेश्चन 20। आइडियल लोम सॉइल कंटेंट्स, ये जनरली ऐसा बोला जाता है लोम में तीनों होती है, बट अगर अपन टेक्सचुअल ट्रायंगल के हिसाब से आएंगे तो ऐसा नहीं होगा। अपन ने देखा कि ये टेक्सचुअल ट्रायंगल के हिसाब से क्ले लोम आएगा इस बार। रंजीत ये भी क्वेश्चन डाल देना प्लीज। कौन सा वाला सर? ये आइडियल, ये 33, अब 33, डाल दिया 31। सर, दोनों को डाल दिया। ओके नाइस नाइस। ये आप क्वेश्चन देख लेना, हम जो बात कर रहे थे, हम जो डिस्कस कर रहे थे।
और रंजीत एक काम प्लीज आप करते रहना, एक रिक्वेस्ट आपसे कि जैसे जैसे क्लास होती है अपन जो जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, लेट्स से हमने टेक्सचर डिस्कस किया, स्ट्रक्चर डिस्कस किया, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं ओके सर। एसआरएफ, जेआरएफ और नेट में, तो आप वो हम्म। पर्टिकुलर क्वेश्चंस ग्रुप में डालते रहो, है ओके ना। सर। ये बहुत सही हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए, उनको पता रहेगा कि भाई कहाँ से हाँ कितनी यस सर। डेप्थ क्वेश्चन आ रहा हाँ है हाँ। ना। ओके ओके सर। गाइस, सो और किसी को भी डाउट? ठीक है फिर, आई होप डाउट सर नहीं है। जो हाँ जी, हाँ जी। कल सर जो क्वेश्चन सर पूछी थी कि हाइड्रोजन डीफ्लॉक्सीलेटिंग एजेंट कैसे है सर? यार एक्चुअली मैंने वो क्वेश्चन पढ़ा नहीं, मैं बोला था क्लास में कराऊंगा, वेट मैं पढ़ लेता हूँ फिर बताता हूँ। यहाँ पर सोडियम सोल्ट क्वेश्चन क्या था, वाई in case there is an excess neutron sodium salt in the soil solution, the result is circulation of colloidal materials. But we know that the soil aggregates generally collapse due to hydrolysis of sodium saturated soil. Coagulation of population of primary soil particles, cations. ये एक के साथ से ये कितने पेज नंबर पे है? सर 63। ओके, 63 या 50 या 53? सर 63। 63 में तो ये नहीं है। सर जेनेसिस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर का फर्स्ट पॉइंट कोएगुलेशन एंड फ्लॉक्चुलेशन के अंदर। आपका कौन सा एडिशन है, शायद और नीचे होगा, वेट अ सेकंड। ओके ओके, मेरा 60 पेज नंबर पे यही चीज। ओके, इसमें कहाँ है ये लाइन? Okay, okay, okay. Yeah, got it. Coagulation of clay is necessary for the formation of good, stable soil aggregates. Soil clay remain in percolative conditions. The exchangeable positions are saturated by divalent cations, calcium and magnesium. All right. When exchangeable positions are saturated by sodium, the sodic soils are arid and semi-arid regions. The clay is depercolated or highly dispersed conditions. The soil aggregates are generally collapsed due to hydrolysis of sodium saturated or soil organic form NaOH and Na2CO3. Soils containing large amount of exchangeable sodium often speeds deterioration of structure and hence these soils have poor or no structure. ये वाली लाइन आपको पहले जो 4-5 लाइनें वो समझ में नहीं आई थी। ये जो कोलैप्सिंग ऑफ स्ट्रक्चर, देखो सिंपल सी बात है, डाइवेलेंट कैटाइंस एंड जो क्ले का नेगेटिव, अच्छे से समझाता हूँ रुको। स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ मैं वापस, स्क्रीन शेयर हो रही है एक्चुअली ना। देखो हुआ क्या, ये थोड़ा हाइलाइटर ले लेता हूँ। ये अपनी सॉइल है, सॉइल के पास नेगेटिव चार्जेस हैं, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, नेगेटिव चार्जेस है मतलब अगर यहाँ डाइवेलेंट केटन्स आए, जैसे मैग्नीशियम और कैल्शियम की बात करी है उन्होंने, तो इनके पास क्या है, +2 वैलेंसी है, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे ये लोग, हाँ या ना? यस। तो जैसे ही सेटिस्फाई करेंगे तो एग्रीगेशन कोज करेगा, मतलब वो एक साथ साथ में रह के मिल के रहेंगे और अच्छे से रहेंगे। लेकिन जैसे ही सोडियम आ गया, सोडियम क्या है, मोनोवेलेंट केटाइन है और ये डिस्पर्जन कोज करता है, हाँ या ना? यस सर। अब डिस्पर्जन कोज करेगा मतलब ये कोई भी जो पार्टिकल्स हैं उनको एक दूसरे को रिपेल करेगा बिकॉज ऑफ हाई हाइड्रेशन एनर्जी, यस और नो? यस। अब होगा क्या, उसकी वजह से सॉइल पार्टिकल खुल जाएगा, मतलब सॉइल पार्टिकल्स के बीच में एग्रीगेशन या एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं होगा। दैट इज वाई जिस जहां सोडियम होगी वहां उसको अपन पुअर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, तभी तो बोलते हैं कि सोडिक सॉइल का स्ट्रक्चर पुअर होता है, हाँ या ना?
Yes. तो वो डीफ्लोकुलेशन या वो डिस्पर्जन या वो रिपेल कर रहा है, दैट इज वाई उसको अपन ये बोल रहे हैं, आपने जो वर्ड यूज किया है कि कोलैप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। बिकॉज कोलैप्सिंग कब नहीं हो रही थी, जब वो एग्रीगेशन, जहां पे भी सॉइल एग्रीगेशन कोज हो रहा है वो अच्छी चीज है, जैसे ही डिस्पर्जन कोज हो रहा है वो खराब चीज है, मतलब सॉइल के लिए, सॉइल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सही चीज नहीं है, बिकॉज उसकी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, इन्फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा। तो ये सब होता है जब सोडियम आ जाता है ना। Yes, और sir, ये sir, देखो NaCl और Na2CO, हाँ कि सर एक्सेस अगर न्यूट्रल सोडियम सॉल्ट आ जाएगा तो फिर ये फ्लॉक्यूलेट हो जाएगा। एक सेकंड, इसमें और कहीं कुछ लिखा हुआ है एक्सेस, हाँ ये रहा आगे, इसके आगे भी तो लाइन से, ओके ओके क्या हो गया। So soils containing a large amount of exchangeable sodium most often speeds deterioration of structure, and hence these soils have poor or no structure. The influence of sodium ion on soil properties is changed if there is excess neutral sodium salts in soil solution. An exchangeable complex of soil solids are saturated with sodiums, as in saline alkaline soil, which are fairly friable and are not highly dispersed due to flocculating effects of excess salts. अब हुआ क्या देखो, अभी तक हम बात कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ सोडियम की, हाँ या ना, लेकिन ये बोल रहा है एक्सेस सोडियम सोल्ट, जैसे कि सोडियम क्लोराइड या सोडियम सल्फेट आ गया, तो होगा क्या, सोडियम का इफेक्ट रहेगा लेकिन वहां इन सोल्ट्स का भी इफेक्ट रहेगा। और ये सोल्ट्स क्या करेंगे, ये सोल्ट्स जैसे सेलाइन सोइल में क्या होता है, सेलाइन सोइल में भी तो NaCl होता ही है, हाँ या ना, होता है ना, बट उसकी तो फिजिकल प्रॉपर्टी खराब नहीं होती, उसकी तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अच्छी होती है। वो क्यों होती है, बिकॉज इसका जो इफेक्ट है वो ब्रेक डाउन या वो कंपनसेट हो जाता है इसके पूरे के इफेक्ट से। मतलब सोडियम क्लोराइड जब ये एक न्यूट्रल सोल्ट हो गया, सिर्फ और सिर्फ सोडियम था तो न्यूट्रल सोल्ट नहीं था, अब ये सोडियम न्यूट्रल सोल्ट हो गया, सोडियम क्लोराइड, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जितना डिस्पर्जन होना चाहिए था वो डिस्पर्जन नहीं हुआ, क्योंकि Na की जो वैलेंसी है वो किसने सेटिस्फाई कर ली, क्लोरीन ने, हाँ या ना। Yes, sir, yes, sir. तो जो रिपेल होना चाहिए था वो रिपेल नहीं हुआ, मतलब जो डीफ्लोकुलेशन होना चाहिए था वो नहीं हुआ, तो सोइल प्रॉपर्टीज पे नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यस और नो, Yes, sir. आगे समझ, Yes, sir. ऑलराइट, ठीक है। और किसी को कोई डाउट, मोनो प्रजापत आपको? नो सर। यशस्वी आपको? ठीक है, मैं एक एक से शायद पूछ नहीं पाऊंगा, और धीरे धीरे पार्टिसिपेंट्स भी कम हो रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, कुछ बोरिंग पढ़ा रहा हूँ या क्या हो क्या रहा है। कल 32 पार्टिसिपेंट्स से आज 21 हो गए अभी। चलो कोई नहीं, जो आएगा वो। और इस बैच से है ना, मेरे को थोड़ी एक्सपेक्टेशन कम रखनी है, बिकॉज मैं सोचता हूँ सारे बच्चे नहीं सर, ज्यादा वो आएंगे, फिर कुछ डिसअपॉइंट। स्टूडेंट काम से चले गए हैं इसलिए ज्वाइन नहीं हुए। क्यों, आपके पास कोई काम नहीं है, आप तो बैठे हो फिर? नहीं मतलब हमारे पास मैसेज आया था ना तो इसलिए ओ, मैं अच्छा, मुझे लगा मैं टीचर हूँ मेरे पास मैसेज आएगा। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। आज का दिन यूटिलाइज करो, अच्छे से पढ़ो, और कल अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सोइल स्ट्रक्चर के बारे में, तो वो आप पढ़ के आओ, है ना। ओके गाइस, बाय बाय।